नमस्कार। तो स्वागत है आपका एक और महत्वपूर्ण क्लास में। कैसे हैं? मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे। यदि आप हमारे चैनल विद्यापीठ को पहली बार देख रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें। यदि आपने सब्सक्राइब किया है तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज एक और समान अध्ययन इकाई 3 से संबंधित शैक्षिक प्रौद्योगिकी में विकास से संबंधित वीडियो। पहला सवाल कह रहे हैं कि स्किनर ने शिक्षा में सुधार हेतु अपनी किस प्रमुख अवधारणा का प्रकार्यात्मक विश्लेषण किया था? अमूर्त चिंतन, स्मृति क्षमता, शारीरिक गतिशीलता या मौखिक व्यवहार। तो किसका प्रकार्यात्मक विश्लेषण जो है वो किया था, ये आपको बताना है। देखिए, स्किनर ने अपने मौखिक व्यवहार के प्रकार्यात्मक विश्लेषण के आधार पर शिक्षण पर सुधार जो है वो लिखा। तो विकल्प डी इसका उत्तर क्या होगा, वो सही होगा। दूसरे सवाल पर आते हैं। कह रहे व्यवहारजन्य लक्ष्यों के संरूपण का विचार किस अधिगम दर्शन की देन है? रचनावाद, संज्ञानवाद, व्यवहारवाद या संयोजनवाद। तो किस अधिगम दर्शन की देन है, ये बताना है। तो ये जो है वो व्यवहारवाद की देन है। विकल्प सी उत्तर सही होगा। स्किनर के कार्य ने क्रमादेशिक अनुदेशनों के माध्यम से व्यवहारजन्य लक्ष्यों के स्वरूपण पर ध्यान केंद्रित करना संभव बनाया। बात करते हैं सवाल नंबर तीसरे की। कह रहे वर्तमान शैक्षिक परिदृश्य में व्यवहारवादी अधिगम दर्शन की स्थिति क्या है? ये कह रहे कि यह पूर्णतः अप्रासंगिक हो चुका है। बी कह रहे कि यह अभी भी उपयोगी है, हालांकि इसने कई शिक्षकों का समर्थन खो दिया है। सी कह रहे कि सबसे आधुनिक और लोकप्रिय शिक्षण पद्धति है। और डी कह रहे कि यह केवल प्राथमिक शिक्षा में ही लागू किया जा सकता है। तो व्यवहारवादी अधिगम की स्थिति क्या है, ये आपको बताना है। तो इसकी स्थिति ये है कि अभी भी उपयोगी है, हालांकि इसने कई शिक्षकों का समर्थन खो दिया है। बी विकल्प इसका उत्तर सही हो जाएगा। तीसरे सवाल पर आते हैं। कर कि क्रमादेशिक अनुदेशन में तत्काल प्रतिक्रिया का क्या महत्व है? यह केवल समय बचाने के लिए है। बी करे कि यह सुदृढ़ीकरण प्रदान कर छात्र को शिक्षण जारी रखने के लिए प्रेरित करता है। सी करे कि शिक्षक के काम को बढ़ाता है। और डी करे कि इसका अधिगम पर कोई विशेष प्रभाव नहीं है। तो उत्तर क्या होगा, ये आपको बताना है। तो देखिए, कंप्यूटर आधारित अनुदेशन तत्काल प्रतिपुष्टि, जिसको फीडबैक कहते हैं, देते हैं, जो छात्र को शिक्षा जारी रखने की प्रेरणा देता है। विकल्प बी उत्तर सही हो जाएगा। पांचवें सवाल पर आते हैं। कर यदि एक शिक्षक पाठ को छोटे छोटे पदों में विभाजित करता है और प्रत्येक पद के बाद छात्र के सही उत्तर को पुरस्कार से सुदृढ़ करता है, तो वह किसके सिद्धांतों का पालन कर रहा है? बी एफ स्किनर, बेंजामिन ब्लूम, जॉर्ज सिमेंस या डेविड जोनासन। तो किसके सिद्धांतों का पालन कर रहा है, ये आपको बताना है। तो देखिए, विषय वस्तु का लघु इकाइयों में विभाजन और त्वरित पुरस्कार स्किनर की क्रमादेशिक अनुदेशन प्रणाली की पहचान है। तो इसका उत्तर विकल्प ए जो है होगा सही हो जाएगा। सवाल नंबर छठवें पर आते हैं। कह रहा है कि संज्ञानात्मक क्रांति ने अधिगम सिद्धांतों में किस कालखंड के दौरान महत्वपूर्ण परिवर्तन किए? 1920 से 1930 के दशक में, 1960 और 1970 के दशक में, 1900 के दशक के प्रारंभ में, या 1990 के दशक के उत्तरार्ध में। तो सही उत्तर क्या होगा, ये बताना है। तो देखिए, 1960 और 70 के दशक में संज्ञानात्मक क्रांति की शुरुआत के साथ साथ अधिगम सिद्धांत में काफी परिवर्तन आया। तो विकल्प बी उत्तर इसका सही हो जाएगा। सवाल नंबर 7 पर आते हैं। कह रहे संज्ञानवाद व्यवहारवाद से किस मूलभूत बिंदु पर भिन्न है? ए कह रहे कि यह केवल पशुओं के बाह्य व्यवहार पर ध्यान देता है। बी कह रहे कि यह वैज्ञानिक पद्धति का पूर्णतः विरोध करता है। सी कह रहे कि यह मशीनों के उपयोग को पूरी तरह नकारता है। और डी कह रहे कि यह मस्तिष्क आधारित अधिगम को समझाने के लिए आंतरिक मानसिक प्रक्रियाओं को देखता है। तो व्यवहारवाद से किस मूलभूत बिंदु पर भिन्न है संज्ञानवाद, ये आपको क्या करना है, बताना है। तो देखिए, संज्ञानवाद सिद्धांत मस्तिष्क आधारित अधिगम को समझाने के लिए बाह्य व्यवहार से परे आंतरिक प्रक्रियाओं को देखते हैं, जबकि स्मृति अधिगम को कैसे देखते हैं कि स्मृति अधिगम को कैसे बढ़ावा देती है। तो विकल्प डी उत्तर सही होगा। सवाल नंबर 8 पर आते हैं। करें संज्ञानात्मक मनोविज्ञान में एटकिंसन सिफिन का योगदान किस क्षेत्र में है? व्यवहारजन्य लक्षणों का निर्माण, डिजिटल नेटवर्किंग, सामूहिक अधिगम या स्मृति मॉडल। तो किस क्षेत्र में योगदान है? देखिए, एटकिंसन
सिफरिन का स्मृति मॉडल संज्ञानात्मक मनोविज्ञान में एक स्थापित सैद्धांतिक ढांचा है। तो उत्तर इसका विकल्प डी जो है वो क्या होगा, वो सही हो जाएगा। सवाल नंबर 9 पर आते हैं। कह रहे कि बेडेले का कार्यकारी स्मृति मॉडल किस पुरानी अवधारणा का परिष्कृत रूप है? दीर्घकालिक स्मृति, अल्पकालिक स्मृति, विस्मरण सिद्धांत या संवेदी स्मृति। तो किसका जो किस पुरानी अवधारणा का परिष्कृत रूप है? तो देखिए, कार्यकारी स्मृति को पहले जो है अल्पकालिक स्मृति के नाम से जाना जाता था। भी विकल्प इसका उत्तर सही होगा। सवाल नंबर 10 पर आते हैं। करे संज्ञानात्मक विज्ञान के सिद्धांतों के विकास पर किस अन्य विषय का सबसे गहरा प्रभाव पड़ा है? समाजशास्त्र का, कंप्यूटर विज्ञान और सूचना प्रौद्योगिकी का, राजनीति विज्ञान का या ललित कला का। तो किसका सबसे गहरा प्रभाव पड़ा है? देखिए, कंप्यूटर विज्ञान और सूचना प्रौद्योगिकी का संज्ञानात्मक विज्ञान के सिद्धांत पर एक बड़ा प्रभाव पड़ा है, जिसमें स्मृति की अवधारणाओं को सुगम बनाया है। विकल्प बी उत्तर सही होगा। सवाल नंबर 11 पर आते हैं। कह रहे कि संज्ञानवाद के क्षेत्र में नोआम चोम्स्की का योगदान किस रूप में महत्वपूर्ण माना जाता है? ए करके उन्होंने मेमेक्स का विकास किया था। बी करके उन्होंने व्यवहारवाद की पूर्ण वकालत की। सी करे कि वे संज्ञानात्मक विज्ञान के क्षेत्र पर एक प्रमुख प्रभाव रहे हैं। और डी करे कि उन्होंने ब्लूम की टैक्सोनॉमी को चुनौती दी है। तो कौन सा महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है, ये बताना है। देखिए, संज्ञानात्मक विकास के क्षेत्र पर एक अन्य प्रमुख प्रभाव नोमान चोम्स्की का रहा है। तो विकल्प सी उत्तर सही हो जाएगा। सवाल नंबर 12 पर आते हैं। करके वर्तमान संज्ञानात्मक शोधकर्ता मुख्य रूप से किन विषयों पर अपना ध्यान केंद्रित कर रहे हैं? ए करे कि संज्ञानात्मक भार और सूचना संसाधन सिद्धांत। बी करे केवल शारीरिक दंड और अनुशासन। सी करे कक्षा में फर्नीचर की व्यवस्था। और डी करे कि पशुओं के भोजन की आदतें। तो आपको 12 नंबर प्रश्न का उत्तर जो है वो बताना है। तो देखिए, आज शोधकर्ता जो है संज्ञानात्मक भार तथा सूचना संसाधन सिद्धांत जैसे विषयों पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। ये विकल्प उसका उत्तर सही हो जाएगा। तो यदि आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। 13वां सवाल। 13वां सवाल कह रहा है कि संज्ञानवादी दृष्टिकोण के अनुसार मानव स्मृति अधिगम प्रक्रिया में क्या भूमिका निभाई क्या भूमिका निभाती है? ये आपको क्या करना है, वो बताना है। सवाल नंबर 13 में कि संज्ञानवादी दृष्टिकोण के अनुसार मानव स्मृति अधिगम प्रक्रिया में क्या भूमिका निभाती है? ए करे कि यह केवल सूचना का एक निष्क्रिय भंडार है। बी करे कि यह अधिगम को बढ़ावा देने के लिए सक्रिय रूप से काम करती है। सी करे कि यह अधिगम के लिए अनावश्यक है। और डी करे कि यह केवल व्यवहारवाद का हिस्सा है। तो आपको 13 नंबर प्रश्न का उत्तर जो है वो बताना है। देखिए, संज्ञानवादी इस पर विचार करते हैं कि मानव स्मृति अधिगम को बढ़ावा देने के लिए कैसे सक्रिय रूप से काम करते हैं। तो विकल्प बी उत्तर सही होगा। सवाल नंबर 14 पर आते हैं। 14 में कह रहे हैं कि 1970 से 1990 के दशकों के दौरान अधिगम का कौन सा नया ढांचा उभर कर सामने आया? एक है शुद्ध व्यवहारवादी ढांचा। बी केवल धार्मिक शिक्षण ढांचा। सी शारीरिक व्यायाम आधारित ढांचा। और डी करेक्ट स्मृति सिद्धांतों पर आधारित संज्ञानात्मक ढांचा। तो कौन सा ढांचा सामने उभर कर आया 70 और 90 के दशक में, ये आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर विकल्प डी हो जाएगा, स्मृति सिद्धांतों पर आधारित संज्ञानात्मक ढांचा। सवाल नंबर 15 पर आते हैं। कहते हैं, यदि एक छात्र सूचना को संसाधित कर उसे अपनी कार्यकारी स्मृति से दीर्घकालिक स्मृति में भेजता है, तो यह किस सिद्धांत के अंतर्गत आता है? व्यवहारवाद, संयोजनवाद, संज्ञानात्मकवाद या पारंपरिक शिक्षण। तो किसके अंतर्गत आता है? देखिए, कार्यकारी और दीर्घकालिक स्मृति की अवधारणाएं संज्ञानवाद और सूचना संसाधन सिद्धांत का मूल हिस्सा है। तो इसका उत्तर विकल्प सी जो है वो क्या होगा, सही हो जाएगा। सवाल नंबर 16 पर आते हैं। कार्य रचनावाद का वह प्राथमिक सिद्धांत क्या है जो अन्य सिद्धांतों से अलग करता है जो उसे अन्य सिद्धांतों से अलग करता है? एक करे कि शिक्षार्थी शिक्षक द्वारा दी गई जानकारी का निष्क्रिय अनुकरण करते हैं। बी करे कि शिक्षार्थी नई जानकारी से अपने स्वयं के अर्थ की रचना करते हैं। सी करे कि अधिगम केवल मशीनों के माध्यम से संभव है। और डी करे कि अधिगम केवल रटने की प्रक्रिया है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, ये आपको बताना है। देखिए, रचनावाद का प्राथमिक सिद्धांत है कि शिक्षार्थी नई जानकारी से अपने स्वयं के अर्थ की रचना करते हैं जब वे वास्तविकता के साथ अंतःक्रिया करते हैं। तो विकल्प बी उत्तर सही हो जाएगा।
सवाल नंबर 17 पर आते हैं। कह रहा है कि रचनावादी अधिगम परिवेश में शिक्षक की भूमिका को सबसे सटीक रूप से कैसे वर्णित किया जा सकता है? ये कह रहे हैं कि एक सूचना प्रदाता के रूप में, एक मार्गदर्शन देने वाला सुविधा प्रदाता, सी एक सख्त मूल्यांकनकर्ता और डी कह रहे हैं कि एक मुख्य निरीक्षक। तो आपको इस 17 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है कि इसका सही उत्तर क्या होगा। देखिए, इस ढांचे के तहत शिक्षक की भूमिका एक मार्गदर्शक देने वाले सुविधा प्रदाता की हो जाती है ताकि शिक्षार्थी स्वयं के ज्ञान की रचना कर सके। तो विकल्प बी उत्तर सही हो जाएगा। सवाल नंबर 18 पर आते हैं। करें बेंजामिन ब्लूम की पुस्तक टेक्सोनोमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स का शैक्षिक महत्व क्या है? ए करें कि हार्डवेयर की मरम्मत सिखाती है, बी यह केवल सैन्य प्रशिक्षण के लिए उपयोगी है, सी करें कि अधिगम गतिविधियों को अभिकल्पित करते समय लक्ष्यों और अपेक्षित परिणामों को स्पष्ट करती है और डी करें कि यह कंप्यूटर कोडिंग के मानक निर्धारित करती है। तो सही उत्तर क्या होगा? तो देखिए, ब्लूम की जो टेक्सोनोमी है, यह ध्यान रखने के लिए उपयोगी है कि शिक्षार्थियों के अधिगम लक्ष्य क्या हैं तथा उनसे क्या अपेक्षित है। तो सी विकल्प इसका उत्तर सही होगा। सवाल नंबर 19 पर आते हैं। कह रहे कि डेविड जोनासेन के अनुसार बीमार संचरित अधिगम वातावरण किनके लिए उपयुक्त है? ए कह रहे कि नौसिखिया शिक्षार्थियों के लिए, बी केवल उचित उन्नत शिक्षार्थियों के लिए, सी छोटे बच्चों के लिए और डी कह रहे कि किसी भी प्रकार के शिक्षार्थियों के लिए। तो आपको 19 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है। देखिए, जोनासेन का सुझाव था कि अच्छी तरह से संचरित वातावरण नौसिखियों के लिए और बीमार संचरित वातावरण केवल उन्नत विद्यार्थियों के लिए उपयोगी होते हैं। तो उत्तर इसका विकल्प बी जो है वो सही हो जाएगा। सवाल नंबर 20 पर आते हैं। कह रहा है रचनावादी शिक्षकों को शिक्षण योजना बनाते समय किस महत्वपूर्ण तथ्य को सुनिश्चित करना चाहिए? ए करें कि छात्र पूरी तरह शांत रहें, बी कक्षा में नवीनतम कंप्यूटर ही उपयोग हो, सी छात्रों के पूर्व अधिगम अनुभव सिखाई जाने वाली नई अवधारणाओं से संबंधित हों और डी परीक्षा में केवल रटने वाले प्रश्न हों। तो 20 नंबर प्रश्न का आपको सही उत्तर बताना है कि इसका सही उत्तर क्या होगा। देखिए, रचनावादी शिक्षकों को सुनिश्चित करना चाहिए कि पूर्व अधिगम अनुभव उपयुक्त तथा सिखाई जाने वाली नई अवधारणाओं से संबंधित हों। विकल्प सी उत्तर सही होगा। सवाल नंबर 21 पर आते हैं। करें ब्लूम का कार्य स्पष्ट रूप से किससे अधिक संबंधित माना जाता है? शैक्षणिक रणनीतियों से, भौतिक शैक्षिक प्रौद्योगिकी से, इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर से, पशु मनोवैज्ञानिक प्रयोगों से। तो किससे अधिक संबंधित माना जाता है, आ, ये आपको बताना है। तो देखिए, ब्लूम का कार्य स्पष्ट रूप से स्वतः ही शैक्षिक प्रौद्योगिकी से संबंध नहीं होता है और शैक्षिक गतिविधियों से अधिक जो है वो संबंधित होता है। शैक्षिक प्रौद्योगिकी से संबंध नहीं होता बल्कि शैक्षिक रणनीतियों से संबंधित होता है। तो विकल्प ए उत्तर सही हो जाएगा। सवाल नंबर 22 पर आते हैं। कह रहा है रचनावादी दृष्टिकोण को पढ़ाते समय प्रौद्योगिकियों का चयन किस आधार पर होना चाहिए? एक है उनकी बाजार कीमत के आधार पर, वे समस्या समाधान के वातावरण में पूर्व ज्ञान को सुदृढ़ करें, सी उनकी विज्ञापन लोकप्रियता के आधार पर और डी वे शिक्षक के काम को पूरी तरह समाप्त कर दें। तो आपको 22 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है कि सही उत्तर क्या होगा। तो देखिए, रचनावादी दृष्टिकोण में ऐसी प्रौद्योगिकी चुननी चाहिए जो समस्या समाधान के वातावरण से पूर्व ज्ञान को सुदृढ़ करे। तो इसका उत्तर जो है वो विकल्प आपका बी सही हो जाएगा। सवाल नंबर 23 पर आते हैं। 23 में करें कि 1990 के दशक में किस अधिगम दर्शन पर शिक्षकों ने व्यापक रूप से विचार करना शुरू किया था? व्यवहारवाद, प्राचीन वैदिक शिक्षा, केवल यांत्रिक प्रशिक्षण या रचनावाद? तो किस पर व्यापक रूप से विचार करना शुरू किया था? तो देखिए, 90 के दशक में रचनावाद पर विचार होना शुरू हुआ। डी विकल्प सही हो जाएगा। सवाल नंबर 24 पर आते हैं। करें एक कक्षा में छात्र समूह में चर्चा कर रहे हैं और शिक्षक केवल उन्हें संकेत दे रहा है। यह किस शैक्षिक दर्शन का अनुप्रयोग है? व्यवहारवाद का, संज्ञानवाद का, रचनावाद का या सैन्य प्रशिक्षण का? तो देखिए, यहाँ शिक्षक एक सुविधा प्रदाता की भूमिका निभा रहा है जो रचनावाद की विशेषता है। तो सी विकल्प इसका उत्तर सही होगा। सवाल नंबर 25 पर आते हैं। करें ब्लूम की टेक्नोसोमी का उपयोग मुख्य रूप से किस लिए किया जाता है? ए करें छात्रों की हाजिरी लगाने हेतु, बी करें कि बौद्धिक व्यवहारों के वर्गीकरण और प्रवीण दृष्टिकोण की वकालत हेतु, सी विद्यालय का बजट बनाने हेतु और डी केवल सॉफ्टवेयर के विकास हेतु। तो आपको बताना है कि ब्लूम की जो टेक्नोसोमी है, टेक्सोनोमी जो है, इसका उपयोग मुख्य रूप से किसके लिए किया जाता है? तो देखिए, ब्लूम ने अपने बौद्धिक व्यवहारों के वर्गीकरण के आधार पर
अधिगम के प्रति एक प्रवीण दृष्टिकोण की वकालत करते हुए अनुदेशात्मक तकनीकी का समर्थन जो है वो किया था। तो विकल्प बी उत्तर इसका क्या होगा, वो सही हो जाएगा। सवाल नंबर 26 पर आते हैं। कह रहे हैं कि संयोजनवाद को किस युग के अधिगम सिद्धांत के रूप में परिभाषित किया गया है? औद्योगिक युग के लिए, डिजिटल युग के लिए, पाषाण युग के लिए या केवल यांत्रिक युग के लिए? तो सही उत्तर क्या होगा, ये बताना है। तो देखिए, संयोजनवाद जो है वो डिजिटल युग के लिए एक अधिगम सिद्धांत है। तो बी विकल्प इसका उत्तर सही होगा। सवाल नंबर 27 पर आते हैं। कह रहे हैं कि संयोजनवाद के प्रमुख प्रतिपादक कौन हैं जिन्होंने व्यवहारवाद, संज्ञानवाद और रचनावाद का विश्लेषण किया? ए कह रहे कि पाउलो और थॉर्नडाइक, बी कह रहे कि सिडनी प्रेसे और बी बुश, सी कह रहे कि ब्लूम और स्किनर, और डी कह रहे कि जॉर्ज सिमेंस और स्टीव डाउसन। तो आपको उनका नाम जो है वो बताना है। तो देखिए, इसे जॉर्ज सिमेंस तथा स्टीवन डाउसन द्वारा विकसित किया गया। डी विकल्प उत्तर सही हो जाएगा। सवाल नंबर 28 पर आते हैं। करें कि हेराल्ड पी जी पेरेन के अनुसार संयोजनवाद सिद्धांत किन तत्वों को जोड़ता है? ए शिक्षण सिद्धांतों, सामाजिक संरचना और प्रौद्योगिकी को, केवल गणित और भौतिक को, केवल शिक्षकों और माता पिता को, केवल हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को? तो किन तत्वों को जोड़ता है, ये बताना है। तो देखिए, पेरेन के अनुसार यह सिद्धांत कई शिक्षण सिद्धांतों, सामाजिक संरचना और प्रौद्योगिकी के सामाजिक प्रासंगिक तत्वों को जोड़ता है। ए विकल्प इसका उत्तर सही हो जाएगा। सवाल नंबर 29 पर आते हैं। करेक्ट, वेब 2.0 प्रौद्योगिकियों को का शैक्षिक चर्चाओं पर क्या प्रमुख प्रभाव पड़ा है? ए शिक्षकों के बीच चर्चा कम हो गई है, बी उपलब्ध जानकारी और इसमें शामिल शिक्षकों की संख्या में भारी वृद्धि हुई है, सी सूचनाओं पर पूर्ण प्रतिबंध लग गया है, और डी शैक्षिक ब्लॉग्स पूरी तरह समाप्त हो गए हैं। तो आपको उस सवाल नंबर 20 का उत्तर बताना है कि वेब जी 2.0 प्रौद्योगिकियों का शैक्षिक चर्चाओं पर क्या प्रमुख प्रभाव जो है वो पड़ा है। तो देखिए, प्रौद्योगिकियों ने इस विषय पर उपलब्ध जानकारी और चर्चा करने वाले शिक्षकों की संख्या में भारी वृद्धि हुई है। तो बी विकल्प इसका उत्तर सही होगा। सवाल नंबर 30 पर आते हैं। 30 में कह रहे हैं कि एडू ब्लॉगर पुरस्कारों का उद्देश्य क्या है? छात्रों को लैपटॉप वितरित करना, सबसे तेज इंटरनेट प्रदान करना, उत्कृष्ट शैक्षिक ब्लॉग्स को उनके मित्र समूह द्वारा सम्मानित करना, या केवल सरकारी वेबसाइटों को बढ़ावा देना? तो आपको बताना है कि एडू ब्लॉगर्स पुरस्कारों का उद्देश्य क्या है। तो इसका उद्देश्य है उत्कृष्ट शैक्षणिक ब्लॉग्स को अपने मित्र समूह द्वारा सम्मानित करना। सी विकल्प इसका उत्तर क्या होगा, वो सही हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आएगी, अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।